नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड का ये नेक्स्ट लेक्चर है। मैं एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड में हम पूरे सीक्वेंस में प्रत्येक टॉपिक को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले यूनिट 1 को लिया है फिजिक्स को, जिसमें फिजिक्स के कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कार्य बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, गति, वेग, त्वरण इत्यादि को। और ये हमारा ध्वनि का नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर है। ये हमारा ध्वनि का क्या है, सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम ध्वनि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ध्वनि के बारे में आपको बताया था कि ध्वनि क्या है, कितनी प्रकार की होती है, शुष्क ध्वनि, कर्कश ध्वनि, ध्वनि के अवलक्षणों के बारे में हमने याद बताया था। प्रबलता, तीव्रता, गुणता, उन पर आपस में निर्भरता। हमने ये भी जाना था कि ध्वनि की जो गतियाँ होती हैं तो उसके आधार पर किस प्रकार से हमने उनको डिवाइड किया। सुपरसोनिक गति है ना, हाइपरसोनिक गति। इसके अलावा हमने ध्वनि के कई सारे अवलक्षणों को देखा। हमने रडार के बारे में जाना, हमने सोनार के बारे में जाना, हमने ध्वनि के विभिन्न श्रवण स्तरों को भी जाना। ऐसी ध्वनियाँ जो मानव कानों के लिए सुग्राही होती हैं, जो सुन सकते हैं, अपश्रव्य ध्वनियाँ, पराश्रव्य ध्वनियाँ, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। इस लेक्चर में हम ध्वनि के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ये हमारा ध्वनि का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता के मध्य अंतर जानेंगे। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में क्या अंतर होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रबलता का जो मात्रक था वो फोन था और तीव्रता का मात्रक डेसिबल था। यानी प्रबलता और तीव्रता अगर हम इनका अगर अर्थ निकालें या समझने की कोशिश करें तो हमको एक ही प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन बेसिक दृष्टिकोण से देखें, इनको सैद्धांतिक रूप से देखें तो इनमें अंतर पाया जाता है। तो हम जानेंगे प्रबलता क्या है। प्रबलता ध्वनि का वह अवलक्षण है जिसके कारण ध्वनि हमें तेज या मंद सुनाई देती है। यानी कोई जोर से बोल रहा है या धीमे बोल रहा है तो हमको जोर से सुनाई दे रहा है या धीमे सुनाई दे रहा है, ये जो लक्षण है वो प्रबलता का है। जबकि ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। यानी ध्वनि की तीव्रता जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ध्वनि की संचरण है। प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ध्वनि का जो संचरण है वो परिमाण क्या है, ध्वनि की तीव्रता है, ठीक है। जो प्रबलता है वो चेतना संबंधी है, यानी जिसका ज्ञान हमें मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों या अपने जो जितने भी चेतना संबंधी पार्ट है उनसे होता है। जबकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। प्रबलता जो चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता क्या है, वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को हम माप नहीं सकते, इसका मात्रक फोन है लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता है। और ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। हम बोले थे 2 डेसिबल, 20 डेसिबल, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल, 150 डेसिबल, यानी किसी भी स्रोत की ध्वनि कितनी डेसिबल है तो वो ध्वनि की तीव्रता को हम क्या है, माप सकते हैं। डेसिबल में आपने सुना होगा कि मानव के वातावरण के लिए सुग्राही कितनी ध्वनि होनी चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए, वायुयानों के लिए की जो ध्वनि होती है कितनी डेसिबल होती है। तो इस तरीके से ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल मापते हैं, जबकि प्रबलता को माप नहीं सकते हैं। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। कान की सुग्राह्यता के अकॉर्डिंग हमको तेज या मंद सुनाई देती है ध्वनि, जबकि तीव्रता कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता क्या, वो तो ध्वनि का परिमाण है, वो आपके कान की तीव्रता पर, कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करेगा। ध्वनि का जितना परिमाण है वो 70 डेसिबल है तो 70 डेसिबल ही रहेगी, उससे आपके कान की सुग्राह्यता पर कोई निर्भरता नहीं है, कान आपका तेज सुन पा रहा है या मंद सुन पा रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पराश्रव्य की, कि पराश्रव्य की क्या है। पराश्रव्य के बारे में जानेंगे तो यह ध्वनि विज्ञान की वह शाखा जो पराश्रव्य ध्वनियों के अध्ययन से संबंधित है। ध्वनि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पराश्रव्य ध्वनियों का अध्ययन करते हैं पराश्रव्य की कहलाती है। पराश्रव्य तरंगों के अगर उपयोग आ जाए आपको तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन कि पराश्रव्य की क्या है, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग बताइए, तो आप पराश्रव्य की को परिभाषित कर देंगे कि ध्वनि विज्ञान की वह शाखा जो पराश्रव्य ध्वनियों के अध्ययन से संबंधित है पराश्रव्य की कहलाती है। और इसके उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग जो द्रव होते हैं, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, उनमें ध्वनि के वेग का निर्धारण ज्ञात करने में, यानी ये लिक्विड में जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं उनमें ध्वनि की कितना वेग है उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, पराश्रव्य तरंगों से ही ज्ञात करेंगे।
दिशा संकेतन में दिशा का ज्ञान, जैसे चमगादड़ है तो उसको प्रासव तरंगों के कारण दिशा का पता चलता है। उससे क्या है, प्रासव तरंगें निकलती हैं तो किसी अवरोध से टकरा कर पुनः उसके पास वापस आती है तो उसको पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है और वो अपने रास्ते को चेंज कर लेता है। प्रतिध्वनि गहराई मापन, जो इको होता है उसके मापन के लिए भी प्रासव तरंगों का यूज किया जाता है। क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए प्रासव तरंगों का यूज किया जाता है। यानी प्रासव तरंगों का हम कई सारे क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं। लिक्विड में ध्वनि के वेग को ज्ञात करने में, दिशा याद करने में, प्रतिध्वनि यानी इको की गहराई मापने में, क्रिस्टलों के अध्ययन में, धातुओं में दोष का पता लगाने में। कोई भी धातु है तो उसमें क्या दोष है, कितनी मिलावट है, इसका ज्ञान भी हमें किससे होता है, प्रासव तरंगों से ही होता है। रासायनिक प्रभाव में भी प्रासव तरंगों का यूज किया जाता है। औद्योगिक उपयोग यानी इसका इंडस्ट्रियल उपयोग है, केमिकल उपयोग है, धातुओं में दोष का पता लगा सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी इसका उपयोग है, गठिया रोग के इलाज में भी प्रासव तरंगों का यूज किया जाता है। द्रवों में ध्वनि वेग के निर्धारण में, दृष्टि संकेतन में, प्रतिध्वनि गहराई मापन, क्रिस्टलों का अध्ययन, धातुओं में दोष का पता लगाना हो या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, वो इंडस्ट्रियल यूज हो, चिकित्सा संबंधी मेडिकल फील्ड में, गठिया रोग के इलाज में, ब्रेन ट्यूमर में प्रासव तरंगों का यूज किया जाता है। अब हम ध्वनि भूम के बारे में जानेंगे कि ध्वनि भूम क्या होता है। प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में, यानी जिस एरिया में प्रघाती तरंगें होती हैं तो उसके आसपास जो वायुदाब होता है उसमें परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस माध्यम में प्रघाती तरंगें होती हैं तो उसके आसपास की जो वायु होती है उसमें एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे ही हम ध्वनि भूम कहते हैं। तो ध्वनि भूमि क्या है, प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम ध्वनि भूम कहते हैं। ठीक है। ध्वनि की प्रकृति, माप और गुणता, यानी ध्वनि की प्रकृति कैसी है, हम उसकी मापन कैसे कहते हैं। तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल क्या है, ध्वनि के स्तर का मापक है। डेसी का अर्थ होता है 1/10वां हिस्सा और बेल का अर्थ होता है ध्वनि का स्तर। डेसी का अर्थ होता है 10वां हिस्सा और बेल का अर्थ होता है ध्वनि का स्तर। बेल नामक टेलीफोन के आविष्कारक थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। ध्वनि का जो मात्रक बेल है वो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है ना। ध्वनि को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। डेसी यानी कि किसी भी इकाई का 10वां हिस्सा और बेल जो मात्रक है वो ग्राहम बेल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन के लिए आपका क्या किया था, आविष्कार किया था। उसमें भी क्या है कि वॉइस ही आती है। और हम ध्वनि के परावर्तन को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, वैसे ही ध्वनि में भी परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। प्रकाश में ध्रुवण होता है लेकिन ध्वनि में ध्रुवण की घटना हमको देखने को नहीं मिलती है। प्रकाश में परावर्तन घटना होती है, अपवर्तन घटना होती है, व्यतिकरण घटना होती है। ये सारी घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण हमें ध्वनि में देखने को मिलेगी, लेकिन ध्वनि में हमको ध्रुवण की घटना देखने को नहीं मिलती। तो ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। यानी जैसे प्रकाश एक माध्यम से टकरा कर फिर वापस लौट जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। वैसे ही ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम से टकरा कर क्या है, वापस लौट जाती है। इसे ही बोलते हैं हम क्या है, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। ध्वनि के परावर्तन के क्या यूज हैं, हमारे डेली लाइफ में ध्वनि के परावर्तन के क्या यूज हैं। साइंस दोस्तों, साइंस आपकी डेली लाइफ पर ही बेसिस है। यानी आपके जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियां घटित होती हैं, जो भी घटनाएं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, वो साइंस से ही रिलेटेड है। बस आवश्यकता है आपको उनसे रिलेटेड करने की। जैसे ही आप अपने दैनिक जीवन से साइंस को रिलेट कर लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से साइंस समझ में आने लगता है। दोस्तों, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, सब यही सीखते हैं और सबके बराबर कैपेसिटी है। बस आवश्यकता है उसको पहचानने की, उसको सही समय पर सही तरीके से यूज करने की, है ना। तो ध्वनि परावर्तन के उपयोग है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। जैसे मैंने आपको ध्वनि समझाई थी ना, जैसे उसमें पिच के आधार पर यानी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतनी हमको जो तीव्रता अधिक होती है। तो मेरे बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं कभी कभी बहुत जल्दी बोल जाती हूँ तो स्लिप और टंग हो जाता है। मेरी जल्दी बोलने की आदत आपको पढ़ाती हूँ तो थोड़ा धीरे बोलती हूँ मैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कंपटीशन मत करना मेरे से, है ना, नहीं तो मैं ही जीतूंगी।
माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में इसका यूज किया जाता है। टेलीफोन में इसका यूज किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में इसका यूज किया जाता है। संचार जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनमें क्या है, ध्वनि परावर्तन का यूज किया जाता है। हैम ये यंत्र है, इसमें भी ध्वनि परावर्तन का यूज किया जाता है। माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन जो आप डेली यूज करते हैं, तुरंत 24 घंटे आपके हाथ में रहता है। अगर 1 सेकंड के लिए बिछड़ जाए वो आपसे तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन इंसान की इतनी मतलब जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है ना, क्योंकि आप लोग व्हाट्सअप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत बिजी रहते हैं ना। थोड़ा सा उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर रियल लाइफ में आइए और अपने भविष्य पर फोकस कीजिए। संचार में उपग्रहों, कंप्यूटरों, इंटरनेट का उपयोग, हैम इत्यादि है ना, इनमें क्या है, ध्वनि के परावर्तन का यूज किया जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है दोस्तों, कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सब जगह वर्जित है। जैसे कि किसी भी चीज़ का आप यूज करते, मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, अगर आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे तो आपके समय की बर्बादी होगी। समय की बर्बादी के साथ साथ आपके फ्यूचर को भी खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि समय बर्बाद करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, जहाँ आपका फ्यूचर बनने वाला वहाँ समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही ध्वनि जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है, अवांछित ध्वनि हो जाती है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कह देते हैं। कोई भी चीज़ जो अवांछित है उसको हम प्रदूषण की श्रेणी में रखेंगे। मोबाइल का आवश्यकता से अधिक चलाना यानी अवांछित, जितनी जरूरत नहीं उतने से अधिक चलाना, तो क्या है वो भी मोबाइल प्रदूषण है। ठीक है, तो जब ध्वनि की जो अनुभूति होती है श्रवण से असुविधा तक पहुंच जाती है, यानी हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हमको ज़बरदस्ती सुनाया जा रहा है, तो अवांछित ध्वनि है, तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण बोल देते हैं। यानी अवांछित ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, जो हमको असुविधा प्रदान करती है। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से हमारी श्रवण शक्ति को क्षति होती है। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि जो लोग भी ईयरफोन यूज करते हैं वो आरसी यूज करना कम कर दें, क्योंकि रिसर्च में ये सामने आया है, ज़्यादातर ऐसे लोग जो ज़्यादा टाइम तक ईयरफोन यूज करते हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम देखी गई है। बहुत ही कम एज में उनको सुनने में प्रॉब्लम हुई है। इसलिए मैं आपको बता दूँ, ये हालिया रिसेंट रिसर्च है, ईयरफोन का कम से कम यूज करें, हो सकता है तो यूज ही ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके कानों के लिए बहुत दिक्कत देने वाला है। ठीक है, तो श्रवण शक्ति को इससे हानि होती है। हृदय की धड़कन में वृद्धि हो जाती है, जो हार्ट बीट है आपकी वो बढ़ जाती है, और वॉमिटिंग जैसी शिकायत देखने को मिलती है। आँखों की पुतली फैलना, तीव्र यानी जो हेडेक होता है बहुत तेज़ी से होता है, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, भावात्मक अशांति। जब बहुत ज़्यादा आप ध्वनि सुनेंगे, अवांछित ध्वनि सुनेंगे जो आप चाहते ही नहीं सुनना, तो आपको इमोशनली भी क्या है, अशांति फील होगी, यानी बहुत ज़्यादा घबराहट, अशांति जैसी लक्षण आपको देखने को मिले। चिंता होगी, घबराहट होगी। कोई भी चीज़ जो आप चाहते नहीं हैं, आपको ज़बरदस्ती दी जा रही है, तो वो क्या है, अवांछित है, वो प्रदूषण का ही एक रूप है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ होती हैं? हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है ये। ठीक है, हृदय धड़कन में वृद्धि होती है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, आँखों की पुतली फैल जाती है, तीव्र सिर दर्द, भावात्मक अशांति, चिंता, घबराहट जैसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो आज से आप लोग कसम खाइए कि ईयरफोन का यूज़ बहुत ही कम करेंगे, रेयर केसेज में करेंगे, है ना। बहुत से बच्चे तो मैंने देखे कि ईयरफोन लगा के ही सो जाते हैं, मतलब उनको इतना भी टाइम नहीं, देखो सोते समय कानों में कुछ भी नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखना। सर्दियों में भी आपने सुना होगा कि हमारी मम्मी मना करती हैं कि जो मफलर होता है उसको लगा के मत सो, तो आप ईयरफोन लगा के सोगे तो कानों कितना नुकसान है। पहले देखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो पहले अपने हेल्थ की चिंता करें, फिर अपने कैरियर की चिंता करें, क्योंकि आपका हेल्थ और आपका कैरियर अगर सुरक्षित है तो फिर आप और लोगों की भी मदद करने में सक्षम होंगे। लेकिन जब आपकी हेल्थ ही बेकार है, आपका कैरियर ही सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ ही बोलेंगे ना, कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। जब हम दूसरे पर डिपेंड हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? हम खुद मदद लेने के लिए बैठे, तो हमें सेल्फ डिपेंड होना है, पहले स्वास्थ्य रूप से, फिर आर्थिक रूप से, तब हम दूसरों की मदद करने के सक्षम हो पाएंगे। अब ध्वनि प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं? उद्योगों को, जो जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको जो ह्यूमन हैबिटेट है यानी मानव अधिवास, उससे दूर लगाया जाए। जहाँ पर मानव का वास हो उससे बहुत दूर इंडस्ट्रीज लगाई जाए। जो मशीनें हैं उनका बेहतर रख रखाव किया जाए, बढ़िया ऑयलिंग, ग्रीस वगैरह किए जाए। उनकी पुर्जों में नियमित रूप से स्नेक तेल लगाया जाए, ताकि वो जब चलें तो स्मूथली चलें और ध्वनि उत्पन्न न करें, घसड़ के
घर्षण कम होगा तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। इंजन मशीनों के अधिक अच्छे डिजाइन बनाए जाएं, है ना, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी हो उनकी। लाउड स्पीकरों व एम्पलीफायरों पर रोक लगाई जाए। जो लाउड स्पीकर बजते हैं, एम्पलीफायर वगैरह, उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाए। फटाके हो गए, बैंड, लाउड स्पीकर के उपयोग को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ध्वनि के मार्ग को रोकने के लिए पेड़ लगाए जाए। ग्रीन मफलर नाम आपने सुना होगा आप सभी ने, ये ध्वनि से ही संबंधित है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या नहीं होती, है ना। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ध्वनि हमको उतनी कम परेशान करेगी, क्योंकि ध्वनि को पेड़ एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब पेड़ नहीं होते फिर ध्वनि हमारे कानों में जाती है और हमको अशांति पैदा करती है। तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से ही संबंधित है। यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ही क्या है, ग्रीन मफलर। जहाँ पर ग्रीन आ रहा है समझ लीजिए पेड़ों से ही संबंधित, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही कोई बात होगी, ठीक है। ध्वनि अवशोषक पदार्थों का यूज किया जाए, है ना। अपने ऐसे आज तक डिजिटल जो रूम बन रहे हैं उनमें ऐसे ही रूम बने हैं ताकि ध्वनि को अवशोषित कर सके, बाहर के अंदर ना सके, अंदर की बाहर ना सके। जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं तो उनमें ध्वनि अवशोषक पदार्थों का यूज किया जाता है। दस्तानों और रुई के प्लगों का यूज किया जाए। दस्ताने होते हैं, रुई के प्लग होते हैं, उनका यूज करके हम ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी मशीनों का बेहतर रखरखाव, बेहतर ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इंजन और मशीनें बेहतर एफिशिएंसी वाले हों। लाउड स्पीकर एम्पलीफायर पर रोक लगाई जाए। पटाखे, बैंड, लाउड स्पीकर हो गए, इन पर रोक लगाएं। ध्वनि की मार्ग रोकने के लिए पेड़ लगाएं, है ना। ध्वनि अवशोषक पदार्थों का यूज करें। दस्तानों और रुई के प्लगों का यूज करें। इन सारे प्रयासों से हम ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हम बेल के बारे में जानेंगे कि बेल क्या है। बेल जो है ध्वनि तीव्रता का एक बड़ा मात्रक है। हमने डेसिबल पढ़ा है ना, तो डेसी उसका 10वां हिस्सा है, उससे बड़ा है बेल, ठीक है। समझ में आया आपको, हमने डेसिबल पढ़ा है, डेसिबल में नहीं, बेल का 10वां हिस्सा। तो हम सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, वो बेल होता है। इससे छोटा मात्रक डेसिबल का हम व्यवहार में क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो बेल का 10वां हिस्सा है। तो व्यवहार में हम किसका यूज करते हैं, डेसिबल का, जो बेल का 10वां हिस्सा है। और ध्वनि के सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो वो है आपका बेल। अब ध्वनि की चाल को हम देखेंगे। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा द्रव में होती है, उससे ज़्यादा ठोस में होती है। यानी ध्वनि की चाल सीधी सी बात है, माध्यम की सघनता पर निर्भर करती है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में और द्रव से कम गैस में। क्योंकि ठोसों में अणु पास पास होते हैं, अधिक सघन होते हैं, तो उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। गैसों में अणु ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसमें ध्वनि की चाल ठोस से कम होती है। द्रवों में भी अणु क्या है, ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। नहीं, ठोस से ज़्यादा कम दूर होंगे द्रव में और द्रव से ज़्यादा दूर होंगे गैस में। तो यानी अणुओं की सघनता के आधार पर क्या है, ध्वनि की चाल होती है। गैसों में सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे ज़्यादा ठोस में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है और जल में 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने लिख दिया है, जैसे पीटी फैक्टर प्रीलिम्स वगैरह में आ जाता है ना। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। मीन्स अगर एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या क्या चेंज होगा, ध्वनि की चाल बदल जाएगी। यानी 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है तो 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए, या फिर 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए, है ना। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। यानी 1 सेकेंड में कितने उसके साइकिल हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, वो चेंज नहीं होगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। अभी हमने देखा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए तो आवृत्ति चेंज नहीं हुई, लेकिन चाल और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। नहीं आप सोचो किसी चीज़ को प्रेस राइड करो तो ध्वनि की चाल चेंज हो जाए, नहीं होगी, है ना। ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं, किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति बढ़ेगी, तो अणुओं की गति बढ़ने से क्या है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जो शुष्क यानी कि सूखी हुई वायु जिसमें नमी नहीं होती है, उसकी तुलना में नमी युक्त वायु, यानी कि जैसे बरसात का मौसम हो गया, पानी वगैरह बरस गया है, तो वायु में आर्द्रता है, नमी है, तो नमीयुक्त वायु में, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या है, अधिक होती है शुष्क वायु की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगों में अंतर। प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगों में अंतर। प्रगामी तरंगों में क्या है, माध्यम की कुछ अवस्थाएं जैसे संघ और गर्त, संपीड़न और बेलन किसी निश्चित चाल से गमन करती हुई दिखाई पड़ती हैं। प्रगामी तरंगों में संघ और गर्त बनते हैं, बेलन और संपीड़न होता है। ठीक है। अप्रगामी तरंगों में माध्यम के दो निश्चित बिंदुओं जिनको निष्पंद कहते हैं के बीच के खंड संकुचित और विस्तृत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि अप्रगामी तरंगों में क्या होता है, माध्य स्थिति के दोनों ओर लोलक जो होता है वो कंपन करता है। माध्य स्थिति के दोनों ओर लोलक की तरह कंपन करता है प्रत्येक कण। अप्रगामी तरंगों में जैसे कि मान लीजिए ये माध्य स्थिति हो गई है ना, किसी चीज की, लोलक आपने देखा होगा तो लोलक ऐसे ऐसे इस तरीके से कंपन करता है। तो अप्रगामी तरंगों में भी यही होता है। प्रत्येक कण क्या रहता है, माध्य स्थिति के इधर उधर लोलक की तरह क्या करता है, कंपन करता है। कौन, कण, ध्वनि का कण, माध्यम का कण जो है अप्रगामी तरंगों में माध्य स्थिति के इधर उधर लोलक की तरह कंपन करता है। ठीक है। जबकि प्रगामी तरंगों में क्या होता है, संघगर्त, संपीड़न, बेलन बनते हैं। ये माध्यम, ये दो ध्वनि की चाल होती है, माध्यम के घनत्व प्रत्यास्थता पर क्या है, निर्भर करती है। ठीक है। प्रगामी तरंगों में सभी कणों के कंपन आयाम क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों पर आयाम शून्य और स्पंदों पर अधिकतम होता है, यानी आयाम समान नहीं होते हैं। प्रगामी तरंगों में सभी कणों के आयाम समान होते हैं, अप्रगामी तरंगों में सभी कणों के आयाम समान नहीं होते हैं, क्योंकि निस्पंदों पर आयाम आपको शून्य देखने को मिलेगा, जबकि प्रस्पंदों पर अधिकतम होता है। एक के बाद एक सभी कण अपनी मूल स्थिति से अधिकतम वेग से गुजरते हैं। प्रगामी तरंगों में क्या होता है, प्रत्येक कण जो है यानी सभी कण जो हैं अपनी मूल स्थिति से अधिकतम वेग से गुजरते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों पर वेग शून्य होता है और स्पंदों पर वेग अधिकतम होता है। प्रगामी तरंगों में एक कण से दूसरे को निश्चित वेग से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। प्रगामी तरंगों में क्या आता है, एक कण की ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे को, इस तरीके से ऊर्जा का क्या है, स्थानांतरण होता रहता है। जबकि अप्रगामी तरंगों में किसी खंड में आपको ऊर्जा का संकुचन देखने को मिलेगा, किसी में आपको विस्तार देखने को मिलता है, किंतु किसी बिंदु से होकर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, यानी ऊर्जा एक बिंदु से कण से दूसरे कण में स्थानांतरित नहीं होती है अप्रगामी तरंगों में, जबकि प्रगामी तरंगों में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रगामी तरंग में एक के बाद एक सभी कण अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं, यानी प्रगामी तरंगों में क्या होता है, एक के बाद एक सभी कण अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगों में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अधिकतम वेग भी भिन्न भिन्न होता है। अप्रगामी तरंगों में क्या होता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अधिकतम वेग भी भिन्न भिन्न होता है। यह विस्पंदों पर शून्य होता है, लेकिन स्पंदों पर अधिकतम होता है। सभी कण अपनी अधिकतम वेग एक साथ प्राप्त करते हैं, यानी प्रगामी और अप्रगामी में ये अंतर है कि प्रगामी में क्या होता है, सभी कण एक के बाद एक अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करेंगे क्रमशः सीक्वेंस में, यानी प्रगामी तरंगों में सीक्वेंस में कण जो है अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं, जबकि अप्रगामी तरंगों में सभी कण अपना अधिकतम वेग एक साथ ही प्राप्त करते हैं। जबकि प्रगामी में क्या होता है, एक के बाद एक सभी कण अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं, अप्रगामी में सभी कण एक साथ अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी क्षेत्रों पर एक समान विकृति होती है। प्रगामी तरंगों में क्या होता है, माध्यम के सभी क्षेत्रों पर एक समान विकृति होती है, जबकि अप्रगामी तरंगों में विकृति निस्पंदों पर अधिकतम और प्रस्पंदों पर शून्य होती है। प्रगामी तरंगों में माध्यम में ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है जहाँ पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रगामी तरंगों के माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर घनत्व चेंज होगा, जबकि अप्रगामी तरंगों में स्पंदों पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन निस्पंदों पर अधिकतम घनत्व परिवर्तन होता है। यानी प्रगामी तरंगों के प्रत्येक बिंदु पर घनत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा, अप्रगामी में प्रत्येक बिंदु पर घनत्व परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब हम तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि तरंग क्या है। तरंग क्या है, तरंग का अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ होता है लहर। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। तरंग क्या है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, यानी कि कंपन है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगें। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक में आपकी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को शामिल करते हैं, यानी वे तरंगें जिनके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगें। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम ध्वनि तरंगें बोल लेते हैं, या
यांत्रिक तरंगे बोल लेते हैं। अयांत्रिक तरंगों में आती हैं आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये आवेशों में त्वरण का परिणाम होती हैं। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि प्रकाश तरंग है, रेडियो तरंग है, एक्स गामा किरण है, ये क्या है आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, या फिर इनको हम अयांत्रिक तरंगे बोल सकते हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंगे केवल गैसों व द्रवों में बनती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं केवल गैसों व द्रवों में बनती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में बनाई जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे तीनों माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में बनाई जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल गैसों व द्रवों में बनती हैं। अब हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या है अंतर देखेंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंगे में माध्यम के कणों का जो विस्थापन होता है वो तरंग की संचरण दिशा के लंबवत होता है, जबकि अनुदैर्ध्य में कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा में होता है। अनुप्रस्थ में संघ व गति के रूप में संचरण होता है, जबकि अनुदैर्ध्य में संपीड़न बेलन के रूप में क्या होता है संचरण होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है केवल गैसों में या द्रवों की सतहों पर ऊपर प्रवाहित होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें गैसों और द्रवों की सतह पर, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस सभी में प्रवाहित होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में विस्थापन समय वक्र तरंग का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है जो विस्थापन समय वक्र होता है, विस्थापन समय के बीच एक ग्राफ जो होता है वो तरंग का वास्तविक चित्र हमको दर्शाता है कि किस तरीके से तरंगें चल रही हैं। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों में विस्थापन समय वक्र केवल किसी निश्चित समय में विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के कणों की स्थिति को क्या करता है निरूपित करता है। तो हमने क्या डिफरेंस देखा। अनुप्रस्थ तरंगे में माध्यम का जो कणों का विस्थापन होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा में होता है। अनुप्रस्थों में संघ और गर्त को अनुप्रस्थ तरंगें क्या है संघ गर्त के रूप में संचरण करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या करती हैं संघ और गर्त के रूप में क्या करती हैं संचरण करती हैं। ये आपका संघ हो जाता है, ये आपका गर्त हो जाता है। यानी ऊपर ऊंचाई पर हो गया संघ चोटी और ये हो गया आपका गर्त। जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो संपीड़न बेलन के रूप में संचरण करती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल गैसों व द्रवों की सतहों पर प्रवाहित होती हैं। अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव, गैस तीनों की सतह पर प्रवाहित होती है। अनुप्रस्थों में क्या होता है विस्थापन समय वक्र तरंग का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में विस्थापन समय वक्र केवल किसी निश्चित समय में विभिन्न बिंदुओं पर माध्यम के कणों की स्थिति को क्या करता है निरूपित करता है। अब हम देखेंगे कि आवर्ती तरंगें क्या होती हैं। निरंतर दोलन के कारण निरंतर आवर्ती हलचल होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न तरंगों को आवर्ती तरंगें कहते हैं। निरंतर दोलन के कारण निरंतर आवर्ती हलचल होती है, जिसके कारण उत्पन्न तरंगें आवर्ती तरंगें कहलाती हैं। अब हम स्पंद तरंगों के बारे में जानेंगे। अल्पकालीन तरंगें जो केवल एक विशेष द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिस तरंग में माध्यम बहुत कम समय के लिए दोलित होता है और शीघ्र ही संतुलन की अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है, स्पंद कहलाती है। यानी कि ये अल्पकालिक तरंगें हैं। ये तरंगें क्या होती हैं किसी विशेष समय के लिए बहुत कम समय के लिए कंपन होता है इनमें और शीघ्र ही क्या है अपनी बैलेंस स्थिति में आ जाती हैं। ये स्पंद तरंगें कहलाती हैं। ठीक है। तरंग क्या है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ भी क्या है तरंग है। तो किसी द्रव्यात्मक माध्यम अथवा निर्वात में उत्पन्न वह विक्षोभ जो माध्यम की वास्तविक गति को बिना बदले अपने आकार को अपरिवर्तित रखते हुए निश्चित गति करता है। यानी शॉर्ट एंड स्वीट बोले तो किसी द्रव्यात्मक तरंग का अर्थ होता है लहर, और शॉर्ट एंड स्वीट 3 मार्क का डेफिनेशन हो जाएगी किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ क्या है तरंग कहलाता है। और आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर 5 मार्क का 11 मार्क का आता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि से संबंधित अन्य शब्दावली भी देखेंगे। पहले हम तरंग गति की विशेषताएं देख लेते हैं कि तरंग गति की क्या विशेषता होती है। किसी माध्यम में तरंग की जो उत्पत्ति का कारण होता है वो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। इन तरंग की उत्पत्ति का कारण क्या है माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है कंपन। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ एक निश्चित वेग से
माध्यम में गति करता है, यानी तरंगति के कारण माध्यम उत्पन्न विक्षोभ है। विक्षोभ किसी निश्चित वेग से माध्यम में क्या करता है, गति करता है। तरंगतिकी में माध्यम के कण अपने ही स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जो कण होते हैं माध्यम के, वो साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तरंगति में जो एनर्जी होती है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का जो संचरण होता है, परंतु माध्यम स्थिर रहता है। तरंगति में आप देखेंगे कि ऊर्जा का संचरण होता रहेगा, लेकिन जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो स्थिर बना रहता है। अब हम आयाम को देखेंगे। आयाम क्या है? तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी कोई भी कण तरंग है और दोलन कर रहा है, तो माध्य स्थिति से जो उसका अधिकतम विस्थापन है, इधर हो या फिर इधर हो, उसे क्या बोलेंगे हम, आयाम बोल लेते हैं। ये आपकी माध्य स्थिति हो गई, और माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन किस ओर होता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका आयाम कहलाता है। तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी माध्यम के कणों के दोलन में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। तरंगदैर्घ्य दो क्रमागत श्रृंगों तथा गर्तों या संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी। दो क्रमागत श्रृंगों, गर्तों अथवा संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। प्रतीक इसका लैम्डा है और मात्रक मीटर है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। आवर्तकाल एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से होकर, एक पूर्ण तरंग को दिए गए बिंदु से होकर गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कोई भी तरंग है, दिए गए बिंदु से होकर गुजरने में कितना समय लेती, मान लीजिए ये तरंग है और ये बिंदु है, तो इससे होकर गुजरने में जितना समय लेगी उसको क्या बोलेंगे, इसका आवर्तकाल बोलेंगे। और इसको सेकेंड में मापा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, सेकेंड में मापा जाता है। यानी एक सेकेंड में अगर कोई कितने कंपन कर रहा है तो वो आपकी आवृत्ति कहलाएगी, और एक सेकेंड में कितने कंपन कर रहा है वो आपकी आवृत्ति कहलाएगी। लेकिन एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो किसी दिए गए बिंदु से होकर एक सेकेंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। किसी दिए गए बिंदु से होकर एक सेकेंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। हर्ट्ज में इसको मापते हैं और इसका नामकरण हेनरी एडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर किया गया है। ठीक है, और एक सेकेंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या आवृत्ति है, और एक तरंग को गुजरने में लगा समय जो होता है वो आपकी आवर्तकाल कहलाएगा। और माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम होता है। ठीक है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम होता है, और एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। या ध्वनि तरंगों का एक बार में गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और एक सेकेंड में उसके बाद जितनी बार वो गुजरती है ध्वनि, जितनी बार कंपन करती है, वो आपकी आवृत्ति कहलाती है। एक बिंदु से होकर एक सेकेंड में गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या। नामकरण हेनरी हर्ट्ज के नाम पर इसका किया गया है। अब हम देख लेंगे तरंग चाल क्या है। तरंग विक्षोभ द्वारा एक सेकेंड में चली की दूरी, यानी द्रव्यात्मक माध्यम में जो तरंग विक्षोभ होता है वो एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोल देते हैं, हम तरंग चाल बोल देते हैं। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है, तरंग चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। तरंग चाल क्या है, एक अदिश राशि है। तो तरंग क्या है, तरंग का अर्थ होता है लहर। द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ तरंग कहलाता है, और तरंग विक्षोभ द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। मीटर पर सेकेंड मापन कहते हैं, चाल अदिश राशि है। तो आज आपका लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ध्वनि को हमने 2 लेक्चर में कवर किया। फर्स्ट लेक्चर पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये ध्वनि का सेकेंड लेक्चर में इस तरीके से ध्वनि की हमने संपूर्ण टॉपिक को टू द पॉइंट कवर कर लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं छूटा है। आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चलें। सोच लीजिए कि नीति को कुछ तो मंजूर होगा, और उसी कंडीशन में जहाँ जिस कंडीशन में है वहीं बेहतर करने की कोशिश करें। सकारात्मकता सफलता का द्वार खोलती है। तो पहला आपको सकारात्मक रहना है। तो गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।